इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। और जितनी भी आप रेज देख रहे हैं, जैसे लाइट है, आपने सुना होगा इंफ्रारेड रेज, है ना, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, या मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करते हैं, इसके नाम में आ गया क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। मतलब ये ऐसी वेव्स हैं जिनके साथ क्या क्या एसोसिएटेड है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है और एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। और वेव है मतलब एनर्जी कैरी कर रही है। वेव की डेफिनेशन क्या होती है? एनी डिस्टरबेंस विच कैरीज एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है उसको क्या बोलते हैं? वेव। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिस्टरबेंस कह लो या एक ऐसी चीज कह लो जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, और इसके साथ क्या एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में कि आपके पास एक एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और दूसरे एक्सिस पे आपके साथ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो ब्लू वाला है ये है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, और ये जो रेड वाला है ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, एक्स जेड प्लेन में। और इन दोनों के साथ कौन एसोसिएटेड है? बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इनमें क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये बात हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन की। क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इनके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब वेव्स तो देख लिया आपने, देख लिया ना, दो एक्सिस पे दो प्लेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है आप लोगों को? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, आपको वेवलेंथ भी पता है, क्या होती है? लैम्डा। जो आपकी वेव है उसने एक पीक से दूसरे पीक तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या एक तरफ से दूसरे तरफ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है? बोलो, लैम्डा कहलाता है हमारा। सही बात है ना? मतलब बेसिकली एक साइकिल की लेंथ बोल सकते हैं उसको, या अगर वो एक वेव पोर्शन की लेंथ बोल सकते हैं इसको। सही है। अच्छा, ये बताओ फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला बोलो। इसको न्यू भी लिख देते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी एफ भी लिख देते हैं, और ये होता है 1/टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, व्हाट इज टी? टी है टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बिल्कुल सिंपल बात है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अच्छा, ये जो वेव है इसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है, इसका नाम है E, और E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू बोल देते हैं इसको, या फिर इसको बोल देते हैं H इंटू एफ। क्या बोलते हैं? H इंटू एफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इंटू सी बाय लैम्डा। क्या बोलते हैं? एच सी बाय लैम्डा। ये C क्या है? C इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये सब स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलती हैं इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये क्या क्या चीजें हैं बोलो? ये E मतलब एनर्जी ऑफ वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये और ये दोनों बेसिकली किसके लिए यूज किए गए? फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किए गए हैं। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सारी की सारी वेव्स किस स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट भी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। ठीक है ना? और लैम्डा वेवलेंथ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को दिख गया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी। इसको ऐसे बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है? तो बोलो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, अब हम याद करते हैं एक नई चीज, R M I V U X Y। क्या बन गया? R M I V U X Y। रमी बक्सी बोल दो। क्या बोल दो? रमी बक्सी। R M I V U X Y। क्या बोलेंगे? R M I V U X Y, रमी बक्सी। क्या बोलेंगे? रमी बक्सी। R बोले तो रेडियो। क्या ये? रेडियो
वेव्स अपने आप लग जाएंगे, ठीक है, रेडियो वेव्स। एम मतलब माइक्रोवेव्स, आई मतलब इंफ्रारेड वेव्स ऑब्वियसली, विजिबल, वी मतलब विजिबल लाइट या विजिबल वेव्स या विजिबल रेज, ठीक है। यू मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। एक्स रेज, एक्सरे का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल में होता है, और ये गामा रेज। याद हो गया क्या रिलेशन है? अच्छा, गामा रेज और एक्स रेज ये बहुत पावरफुल वेव्स होती हैं, है ना। गामा रे तक कब निकलती है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, ठीक है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में कौन निकलता है? गामा रेज। दे आर हाईली एनर्जेटिक रेज, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसके पास। इनके रास्ते में जो आ जाता है उसको उड़ा देती है ये, ठीक है। और अगर उड़ाया नहीं और बॉडी में पेनिट्रेट कर गई तो उसकी बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है, ठीक है। उससे थोड़ी सी ठीक ठाक एक्सरेज, एक्सरे को भी क्या किया जाता है? अगर किसी की बॉडी का एक्सरे लेना हो, हड्डियों का ढांचा पता करना हो, फ्रैक्चर है या नहीं पता करना हो, तो कितनी देर तक ऑन करते हैं? मुश्किल से 1 सेकंड, है ना। हॉस्पिटल में आप जाओगे तो जो ऑपरेटर होता है वो भी एक शील्ड के पीछे जाता है ना, क्योंकि 1-2 सेकंड से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए बॉडी के साथ, नहीं तो इसको ऑन करके रखते हैं हमेशा, आओ फोटो खिंचाओ जाओ, सही है। अल्ट्रावायलेट इससे थोड़ी सी ठीक है, लेकिन ये भी हमारे लिए डेंजरस है। विजिबल देखने वाली, इंफ्रारेड रिमोट वाली, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव देखा ना वो वाली, रेडियो वेव्स, रेडियो सुनते थे ना पहले जमाने में ट्रांसमिशन के लिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, मतलब फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ का वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ में जो वेरिएशन होता है वेव्स के साथ, वो होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा ये देखो, रेडियो वेव्स, नाम में ही आ गया क्या? रेडियो। बोलो इसकी एनर्जी कम है या इसकी एनर्जी कम है? रेडियो की एनर्जी कम है, मतलब यहां पे क्या लिखा मैं? लीस्ट एनर्जी, सही है। यहां पे मैक्सिमम एनर्जी, सही है, कोई दिक्कत है? अच्छा, जहां एनर्जी कम है वहां फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो यहां पे और क्या लिखेंगे? लीस्ट एफ, और यहां पे मैक्सिमम एफ। वेवलेंथ का बताओ, सेम रिलेशन या उल्टा रिलेशन? एनर्जी से उल्टा रिलेशन है, तो बोलो यहां पे क्या होगा? मैक्स लैम्डा, और यहां पे मिनिमम लैम्डा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इधर लीस्ट है एनर्जी और इधर मैक्सिमम एनर्जी है। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बोलो यहां पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एनर्जी इंक्रीजिंग। एनर्जी के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, बोलो भाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे जाते टाइम, सही है। अच्छा, ऊपर से नीचे जाते टाइम वेवलेंथ डिक्रीजिंग, सही बात है। कोई समस्या है इसमें? बोलो भाई, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे मैं कह दूं कि विजिबल होती है, विजिबल में कितने रंग थे? 7 रंग सुने थे ना, विजिबल लाइट, विजिबल में कितने रंग थे? 7। अब यहाँ पे विजिबल पे 7 रंग डालने मेरे को, मैं कैसे डाल दूंगा? बोलो, है ना, विद ग्योर वाले, है ना। तो बोलो वी ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। अरे नाम में लिखा हुआ है वायलेट, तो वायलेट के पास वायलेट और रेड के पास रेड, तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा? VIBGYOR। अब बताओ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? ऊपर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। विजिबल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? ठीक है ना, किसके पास बोलो? मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, सही है। कोई दिक्कत है? 400 से 700 नैनोमीटर तक इसकी रेंज होती है,
फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ। कोई दिक्कत है? अब बताओ 400 नैनोमीटर किसकी और 700 नैनोमीटर किसकी? 400 वायलेट और 700 रेड की, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हो ये है 700 नैनोमीटर के आसपास, 380 400 के आसपास इसको बोलते हैं, 400 नैनोमीटर। अच्छा, अब आपको वेवलेंथ पता है, ठीक है, तो आपको एनर्जी भी पता चल जाएगी। फॉर्मूला कौन सा है ये? एच की वैल्यू रखो 6.626 10 की पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, वेवलेंथ ये उठा कर, ठीक है, नैनोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, नैनो मतलब 10 की पावर -9, सही है, हो गया आंसर, सही है ना? क्लियर है बात? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी बोलो। अब इनके यूजेस देख लेते हैं एक बार। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के पास होती है मिनिमम एनर्जी। क्या होती है? मिनिमम एनर्जी होती है, और दे आर यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। किसके लिए यूज करते हैं बोलो? सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। दे हैव द लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं ना, जो पुराने जमाने में रेडियो होता था, रेडियो पे एंटीना होता था, वो सब किसको कैच करने के लिए था? रेडियो वेव्स, ठीक है। इंसानों के लिए सबसे कम खतरनाक यही है, इंसानों के लिए सबसे कम खतरनाक यही है। याद हो गई बात? ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा है ना, ये सबसे कम है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन वाली समझ लो आप इसको, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन वाली कौन है? माइक्रोवेव्स रेडियो से थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बहुत ज्यादा असर हमारी बॉडी पे ये नहीं डाल, ठीक है। इंफ्रारेड, जो आपके रिमोट, टीवी का रिमोट होता है ना, जब आप बटन दबाते हो तो आगे एक छोटी सी लाइट सी लगी होती है ना, वो आपको जलती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आप क्लिक करते हो तो वहां से सिग्नल टीवी तक पहुंचता है, ठीक है। अब क्या हो गया है, देखो उसके सामने ऐसे हाथ रखेंगे, क्लिक करेंगे तो पहुंचेगा क्या सिग्नल? तो चैनल चेंज हो जाएगा क्या? वॉल्यूम चेंज नहीं होगी ना, चैनल चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथ हटाओ तुरंत काम करेगा, हाथ हटाओ काम नहीं करेगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे वहां टीवी है, यहाँ शीशा है, मैं इधर शीशे में ऐसे क्लिक करता हूं तो क्या सिग्नल पहुंचेगा? यस, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, ऐसे ये भी रिफ्लेक्ट होती है, ओके। डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ रिमोट्स में आजकल हो सकता है आप ऐसे हाथ रखो और क्लिक करो, चैनल चेंज हो जाए, वो बेसिकली क्या आ गए आजकल? ब्लूटूथ रिमोट आ गए, ठीक है। जैसे इनको आप ऑन करते हैं ना, क्लिक करते हो कोई भी बटन, तो वो ब्लूटूथ एक्टिवेट हो जाता है और वो टीवी से कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। इंफ्रारेड समझ में आया? टीवी रिमोट में यूज होती है। विजिबल, जो हमको दिखाई देती हैं, हमारी आंखें इतने ही रंगों को देखने के लिए बनी हुई है, ठीक है। 7 रंग हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हमको अलग अलग कलर दिखाई देते रहते हैं। कोई भी कलर हमको दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल ये दरवाजा मेरे को ब्राउन दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब इस पे लाइट गिरती है, व्हाइट लाइट जब इस पे गिरती है, तो ये बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। मेरी आंखों में जब ब्राउन कलर जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्राउन कलर है, ठीक है। तो व्हाइट, व्हाइट कैसे दिखाई देगा? जब ज्यादातर कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो सारे के सारे रंग मेरी आंखों में पहुंचेंगे, मेरे को लगेगा अरे सारे कलर से मतलब व्हाइट है, ठीक है। घास जो होता है ग्राउंड में, वो ग्रीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रेड के साथ भी ऐसा ही, सही है ना, ठीक है। तो विजिबल में आपको ये बात क्लियर है, विद योर। अच्छा, रेड कलर की लाइट्स हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रैफिक में, ट्रैफिक लाइट होती है, जो ब्रेक लाइट होती है वो भी कैसे होती है? रेड कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम वेवलेंथ है। अब मान लीजिए कि फॉग है, ठीक है, धुंध का मौसम है, और क्या है? छोटे छोटे धुंध के ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है। तो जब आपकी रेड कलर की लाइट जब ट्रेवल करेगी तो इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर पाती है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जगह ही आपके पास वायलेट कलर की लाइट होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। ये तुरंत जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराएगी और डिफ्रेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, इधर दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इससे टकराएगी। लेकिन जो रेड है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाती है, ठीक है ना, इसीलिए रेड कलर का यूज होता है। और वायलेट, वायलेट सबसे ज्यादा डिस्पर्स होगी फॉग में, इसलिए वायलेट कलर की लाइट कभी यूज नहीं होगी। कभी भी आप देखोगे तो वायलेट कलर की लाइट देखिएगा कभी नहीं ना, तो बोलो
रेड और ऑरेंज ये मैक्सिमम डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के लिए, और जो सामने फॉग लाइट्स होती हैं गाड़ी में वो कैसी होती हैं, येलो कलर की होती हैं, क्योंकि रेड और ऑरेंज एक जैसे कलर दिखाई दे सकते हैं, है ना, इसलिए बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है, येलो। इसलिए स्कूल की बसेस का कलर भी कैसा होता है, येलो, क्योंकि इन दोनों के बाद सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक कौन दिखाई देगा, येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए जो कमर्शियल व्हीकल्स उनकी भी येलो दिखाई देती है। नहीं, कमर्शियल व्हीकल नहीं है, कमर्शियल व्हीकल वाली येलो इसलिए नहीं होती है। ठीक है, बाकी येलो कलर ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, इसलिए यहाँ पे येलो। ठीक है, विजिबल में कोई डाउट? अल्ट्रावायलेट, सन से हार्मफुल रेज आती हैं कुछ, जिनसे ओजोन हमको बचा लेता है। कौन सी रेज होती हैं वो? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज। ठीक है, इनके पास क्या होता है, बेसिकली विजिबल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, या मैं कहूं विजिबल से ज्यादा एनर्जी होती है। और अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी स्किन पे अगर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, हमारी स्किन की जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकती है ये लाइट। ठीक है, इसलिए अच्छी बात है कि ओजोन है, और ओजोन में जो होल था वो रिकवर कर रहा है, डिप्लीट हो गया था सारे वर्ल्ड में, है ना। ओजोन का बता ही देता हूं मैं, क्योंकि ये कई कई जगह पूछ लेते हैं, बच्चे भी पूछ लें, ठीक है, कोई बड़ा भी पूछ ले आपसे, कोई रिश्तेदार पूछ ले, ठीक है, हो सकता है जीके में पूछ ले। ओजोन लेयर होती है ना अर्थ पे, बोलो भाई, ओजोन लेयर क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ओजोन लेयर के अंदर छेद कर रहे थे। अंटार्कटिका पे क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा ओजोन लेयर में होल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच पा रही। ठीक है, तो जब ये पता किया, जब ये पाया गया कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज है और ऐसे ऐसे होल हो गया है वहां पे, तो पूरे वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट्स ने इकट्ठे होके एक साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे का जो यूज है उस पर बैन लगा दिया, उसको कंप्लीटली बंद कर दिया। ठीक है, आफ्टर 20-25 ईयर्स अभी हम देख पा रहे हैं कि जो ओजोन में जो होल था ओजोन लेयर में, वो अब छोटा हो गया है, यानी कि जो लेयर है वो बेसिकली क्या कर रही है, हील कर रही है अपने आप। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होते थे, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते थे, जो बहुत पुराने वाले रेफ्रिजरेटर होते थे ना उनमें। तो जैसे ही ये पता चला, उनका कंप्लीटली प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, और जो उनके अंदर जो बोलते हैं ना कि फ्रिज में गैस है, एसी में जो गैस है, वो गैस अब CFC नहीं होती, दूसरी गैसेज डलती है। ओके, अच्छा, एक्सरे, एक्सरे क्या होता है भाई, पता है? जब कोई फ्रैक्चर हो जाए तो क्या बोलते हैं कि एक्सरे करवा लो। एक्सरे करवा लो मतलब खुद को एक्सरे के सामने रख दो, एक्सपोज करवा लो अपनी बॉडी को। और एक्सरेज एक्चुअली इतनी पावरफुल होती हैं कि ये हमारी बॉडी के आर पार चली जाती है। ठीक है, लंबे टाइम तक एक्सपोज रहना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ऐसा ही हाथ बनेगा मेरे से, ठीक है, बड़ा दानव जैसा हाथ है ये, कोई बात नहीं। और यहाँ पे लेट से आपकी कोई हड्डी है, ऐसी हड्डी बनानी आती है मेरे को, मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। हाँ, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हमारी उंगलियों में भी हड्डियां होती हैं। जब एक्सरे हमारी बॉडी पे गिरती है तो जो हमारा फ्लैश है, जो मांस है, हमारा मांसपेशियां जो है, मसल्स जो है, वो उसको रोक नहीं पाती हैं, एक्सरेज उनके डर के आर पार चली जाती हैं। हाथ के पीछे क्या है, एक स्क्रीन लगी हुई है, जहां पे भी लाइट गिरेगी, ठीक है, काले काले रंग की स्क्रीन होती है, देखा होगा आप लोगों ने, जहां पे भी लाइट गिरेगी आर पार चली जाएगी, हाथ पे वो तो आर पार निकल गई ना, वहां पहुंच गया। ठीक है, ये हड्डी है, ये थोड़ी सी मसल से डेंस है, इसलिए हड्डियां क्या करती हैं, हमारे एक्सरेज को रोक लेती है। अब एक्सरे को रोक लिया, वहां पे पहुंच नहीं पाई एक्सरे, तो क्या होगा, वहां पे एक व्हाइट कलर का स्क्रीन रह जाएगा। जहां पे भी लाइट एक्सरे गिरेगी वो क्या हो गया, ब्लैक, और जहां पे भी एक्सरे नहीं गिरा, जहां पे हड्डियां थी हमारी, वहां पे क्या हो जाएगा, व्हाइट रह जाएगा। और वो व्हाइट हमें बताएगा कि भाई हड्डी में कहां पे क्रैक है। ठीक है, ऐसे क्रैक। ये तो जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है, या मैं कहूँ हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रही है, ये क्या है, सॉफ्ट एक्सरे। क्या है, एक होती है हार्ड एक्सरे, ठीक है, आगे मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे यूज होती है इसके लिए, ठीक है, बॉडी में फ्रैक्चर निकालने के लिए। और हार्ड एक्सरे जब स्टील कंटेनर्स में अंदर के क्रैक चेक करने हो, तब हम वहां पे हार्ड एक्सरे यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टील के थ्रू पेनिट्रेट करना है तो हमें हायर फ्रीक्वेंसी की एक्सरे चाहिए।
ठीक है। फिर आता है गामा रे। गामा रे, गामा मैंने वाई बना दिया, वैसे है ये गामा। ठीक है, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। गामा रे कब निकलती है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जब स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं तब वहां पे भी कुछ ना कुछ गामा रेडिएशन होती है, क्योंकि दे आर वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, इससे भी ऊपर होती है एक, उसको बोलते हैं सी, मतलब कॉस्मिक बोल देते हैं उसको। ठीक है, जब कोई स्टार ब्लास्ट हो रहा है, दो स्टार आपस में टकरा गए, दो गैलेक्सीज आपस में टकरा गई, तो क्या होगा? कॉस्मिक रेज निकलेंगी वहां से, और उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब गामा रे से भी कहीं ज्यादा। ठीक है, ऑब्वियसली दो स्टार्स आपस में टकरा जाएंगे तो कहीं ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी निकलेगी ना। ठीक है, ये तो हम अर्थ पे भी अचीव कर पा रहे हैं, इससे भी ऊपर ये है, हम यहां तक नहीं पहुंचे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करते हैं अब नीट के। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे पहले एक बार देख लेते हैं। आपकी नोटबुक में थ्योरी लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लेना और नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, साइड में देख के आपको जवाब देने हैं। ठीक है, पहले एक बार जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे पहले कौन? रेडियो वेव्स। ठीक है, ये आपको जो याद करना है वो मैं बता देता हूँ। वेवलेंथ रेंज क्या होती है? 0.1 मीटर से बड़ी होती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से बड़ी जिनकी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? क्या होगी भाई? रेडियो वेव। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी? 10 की पावर 4 से 10 की पावर 9 हर्ट्ज तक। ठीक है, प्रोडक्शन रैपिड एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैसे प्रोड्यूस हो रही है? डिटेक्शन क्या होता है? रिसीवर एरियल्स होते हैं, मतलब बेसिकली एंटीनास, एंटीनास के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूज कहाँ होता है? रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन में यूज होता है, और एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सिग्नल्स हमको स्पेस से रिसीव होते रहते हैं, हम भी अर्थ से बहुत सारे सिग्नल्स को सेंड करते रहते हैं। ठीक है, वो सब है। माइक्रोवेव्स पढ़ लोगे इसको, बताना पड़ेगा, याद कर लोगे ना पक्का। रेडार कम्युनिकेशन में होता है और कुकिंग पर्पज के लिए यूज होता है इसका। इंफ्रारेड, बोलो, 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी रेंज इतनी। प्रोडक्शन क्या था? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या इसका वाइब्रेशन बोलो क्लिस्ट्रॉन वैल्यू, और हाँ मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन आएगा, मैग्नेट्रॉन नहीं आएगा, मैग्नेट्रॉन वैल्यू। ठीक है, अरे ये मान लो कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो क्या करता है? एनर्जी एमिट करता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। ठीक है, एमिट कर रहा है, ऐसा याद कर लो ऐसे। ठीक है, ओके। वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इंफ्रारेड। प्रोडक्शन इसका, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी से एनर्जी मिल गई, वो सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में चला गया। अब थर्ड ऑर्बिट में वो ज्यादा देर तक तो रह नहीं सकता, तो क्या करता है? वो वापस आ जाता है, और जब वो वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो किसकी फॉर्म में करेगा? फोटोन की फॉर्म में करेगा, और हमको वो विजिबल लाइट के रूप में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें याद आएगा। ठीक है, कि ऑर्बिट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, वापस कर रहा है, तो कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। ठीक है, ये सब आ जाएगा आगे चल के, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, डिटेक्शन क्या है? ठीक है, आंखों से, फोटो सेल से, फोटोग्राफिक फिल्म से। ठीक है, इस्तेमाल क्या है? चीजें देखने के लिए, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा आपको करना है। अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, और गामा है। इसके क्या क्या करने हैं? वेवलेंथ याद करनी है, फ्रीक्वेंसी याद करनी है, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, यूज। कर लोगे? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अरे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शांत नहीं आया आज, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं आई।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके ऑर्डर की है? 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, याद है? है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ये, ठीक है। और 15 और किलो 10⁻3, 1.6 10⁻⁻19 एनर्जी आ गई। देख लेना कौन सी रेंज में पड़ता है वो, कर लोगे एनर्जी लेवल, ठीक है। द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज, microwaves are heat waves, so always produce heating. Infrared waves produce heating in a microwave oven. The frequency of microwaves must match the resonant frequency of water molecules. The frequency of the microwaves has no relation with natural frequency of water molecules. बोलो माइक्रोवेव्स खाने को गर्म कैसे करती हैं? ऑप्शन ए बी सी, किन लोग कह रहे हैं? ए बी सी डी। अरे भाई सी यार, माइक्रोवेव्स हीट वेव्स होती हैं क्या? गर्मी की लहर है क्या? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन अ माइक्रोवेव। इंफ्रारेड प्रोड्यूस करती है क्या? कौन करती है? माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करती हैं। ये देख लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हीट करेगा? तो बच्चा कौन? इसको आप ऐसे समझो कि जब माइक्रोवेव्स किसी माइक्रोवेव ओवन में ट्रांसमिट हो रही है, तो वो क्या कर रही हैं? वहां के वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर रही हैं। जिस फूड में पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी कि वाटर होगा, बेसिकली वाटर क्या होता है? बोलो, ऐसा होता है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव। तो बोलो, चार्जेस आर सेपरेटेड, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। बोलो, क्या ये रोटेट कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स इट कैन रोटेट। कब? व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सपोज होता है, के थ्रू इसके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करता है? ये ऑसिलेट करता है इधर उधर, ऐसे ऐसे, ठीक है, घूमने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है? खाना गर्म हो जाता है। भाई बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो सारे मूव कर रहे हैं, टकराएंगे तो क्या होगा? हीट अप हो जाएगा। सही है, इसलिए क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। क्या बोला? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम। तो बोलो, ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रही है वेवलेंथ, तो बोलो सबसे ज्यादा किसकी वो आएगी वेवलेंथ? माइक्रोवेव की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद गामा। माइक्रोवेव, अच्छा इंफ्रारेड भी है क्या? तो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा, ऑप्शन है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ ये है लैम्डा V, लैम्डा X, लैम्डा M रिप्रेजेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्सरे एंड माइक्रोवेव्स। तो बोलो, वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? जो ऊपर होगा, और सबसे कम नीचे वाले की। तो बोलो सबसे कम किसकी दिख रही है आपको? एक्सरे की, उससे और फिर माइक्रो। तो माइक्रो, विजिबल और एक्सरे। तो माइक्रो और फिर विजिबल और फिर एक्सरे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। We consider the radiation emitted by human body. Which one of the following statements is true? The radiation emitted is in the infrared region. The radiation is emitted only during the day. The radiation is emitted during summers and absorbed during winters. The radiation emitted lies in the ultraviolet region and hence is not visible. Ultraviolet rays emit कर रहा हूँ क्या मैं? तो गलत हो गया। The radiation is emitted during summers. मैं समर में एमिट कर रहा हूँ और सर्दियों में एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। कोई सेंस है इस बात की? मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। मेरा तो नहीं रहेगा। तो जो मैं एमिट कर रहा हूँ, एमिट कर ही रहा हूँ, तो बोलो कभी एब्जॉर्ब कभी एमिट कर रहा हूँ क्या? तो ऑप्शन सी गलत हो गया। रेडिएशन इज एमिटेड ओनली ड्यूरिंग डे, हो गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सही है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण कौन है? इंफ्रारेड रेज है,
अल्ट्रावायलेट है या एक्सरे है या रेडियो वेव? यू नो इट, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर इज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, अल्ट्रावायलेट को रोकती है, रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, O2H2 इन द एटमॉस्फेयर, क्या? अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बोलो किसकी ज्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी रेज गामा की सबसे ज्यादा होगी, गामा फिर एक्स फिर यूवी, तो बोलो गामा, हाँ BAC, ठीक है, तो BAC हो गया, ठीक है। ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कौन सी? अल्ट्रावायलेट, तो देख लो इसमें अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ को सिलेक्ट कर लो, वो आपको याद करना है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव स्मॉलर वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी है? बोलो एक्स रे, यूवी रे या फिर गामा रेज, ये गामा है, गामा रेज या माइक्रोवेव, तो गामा रेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए सिग्नल एमिटेड बाय एंटीना फ्रॉम सर्टेन पॉइंट कैन बी रिसीव्ड एट अनदर पॉइंट ऑफ द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ, बोलो कौन सी वेव? स्काई वेव, ग्राउंड वेव, सी वेव, बोथ ए एंड बी। अरे जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं वो अर्थ टू अर्थ भी हो सकती हैं और स्काई के थ्रू ट्रेवल करके भी हो सकती हैं, तो क्या आंसर आएगा? डी, और बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम आपके से कट गया तो मेरे ख्याल से ये अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज इन्वेस्टिगेटेड बाय यूजिंग कॉस्मिक रेज, एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारेड। एक्सरे, ठीक है, स्टील कंटेनर को चेक कर रहे थे जब हम क्रैक्स के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? रेडियो वेव, सही है, हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, उसके ऊपर बेस्ड ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां बनेंगे आपसे, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, क्या बोला? वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज की वेवलेंथ निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 100, बोलो E इज इक्वल टू क्या पड़ा था? HF इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, ध्यान से देखो C बाय लैम्डा ही तो F है, तो F इज इक्वल टू बोलो C बाय लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू C बाय F। C पता है, डिवाइड बाय F कितना है? 100, लैम्डा आ जाएगा, मीटर में आएगा, बात माता की जय, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या? If epsilon naught and mu naught are the electric permittivity and magnetic permeability in a free space and are the corresponding quantities in medium, index of refraction, refractive index, बोलो क्या आया था? Speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium, पढ़ा है? तो क्या आया था? बोलो speed of light 1 by under root mu naught epsilon naught, सही है। ये तो हो गया किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और किसी मीडियम में C1 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। आ गया बस, ठीक है, ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन सही है, कर लेना, ठीक है। कौन सी? हाँ, ये जब एक्स जेड प्लेन में और एक्स वाई प्लेन में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करते हैं ना, तो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन है। ये अगली क्लास में आ जाएगा, ठीक है। कुछ और बेसिक रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत इजी है, नो डाउट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको वेव का, इस तरीके से आप उसकी एनर्जी वगैरह बताएंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, नो डाउट, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कल आएगा, ठीक है। कल करें आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, कल करते हैं आगे।